नमस्कार। मैं नीलम पाल आज आपसे फिर मिलने आई हूँ। हमारा शुरू करने का टाइम तो हो गया है, पर देखते हैं धीरे धीरे। लेट द ग्रुप वार्म अप। यस, आई कैन सी, मुझे एक दिख रहे हैं, हर्ष। थैंक यू सो मच, आप इतने प्रॉम्प्टली इतने टाइम पे आए। नमस्कार कमलेश जी, हेलो। इट्स रियली वेरी नाइस कि इतने लोग टाइम के पंक्चुअल हैं। आप लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईशू, हेलो। बहुत अच्छा लगा आप भी काम छोड़ के आज मेरा ये प्रोग्राम देखने आए। नमस्ते ईशू, यू आर वेलकम। थैंक यू नीति। आज का ये जो स्टोरी टेलिंग का कार्यक्रम है, इसके लिए मैं फुर्सत ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। एंड नीतू, स्पेशली आपका। आपने मुझे इतना अच्छा एक वेन्यू दिया, इतना अच्छा एक मंच दिया, जहां मैं एकदम फ्लाइट ऑफ फ्रीडम ले सकती हूँ। मतलब मैं जहां चाहूँ, जिस जिस तरह की स्टोरी चाहूँ मैं सुनाती हूँ, पोएम सुनाती हूँ। जो पब्लिक पसंद करती है मैं वो सुनाती हूँ। इनफैक्ट मेरी स्टोरीज में एक बहुत पॉजिटिविटी रखने की कोशिश की जाती है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुने वो एक पल के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, या जब तक मेरी कहानी चलती है, रिलैक्स करे, फुर्सत के नाम को सार्थक करे, सही मायने में एंटरटेन हो और सही मुस्कुराए। आज के टाइम में मुस्कुराना एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें मुस्कुराने के लिए कितने बहाने ढूंढने पड़ते हैं, और हम यानी मैं और मेरा ग्रुप फुर्सत आपको ये सब बहानों से एक तरफ करके एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। तो देख रही हूं मैं कुछ लोग जुड़ गए हैं। 1-2 मिनट और देखते हैं। थैंक यू हर्ष, अच्छा लगा आपका आना। और मैं खुद चाह रही थी काफी टाइम से। आप सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान कितनी बुरी हालत हुई है सबकी, दिमाग में जैसे जंग लग गया है। बस उसी को दूर करने का ये एक बहाना है जो फुर्सत ग्रुप ने हमें दिया है। तो कहानी सुनाती हूँ मैं हर तरह की। वैसे तो हम जब कहानी कहते हैं तो बच्चों का दिमाग में ख्याल आता है, पर एक बात तो हम सब मानेंगे कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है। तो मेरी कहानियां बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर तरह के प्रोफेशनल्स के लिए और हर तरह की इमोशंस पे बेस्ड होती हैं। आप अगर लगातार सुनते हैं मुझे तो आपने देखा होगा मेरी कहानियों में एक बहुत हैप्पी एंडिंग होती है, एक बहुत पॉजिटिव एंडिंग होती है। और आज के टाइम में, ये पिछले कुछ महीनों से, ये हमारी कोशिश है कि हम अपनी जिंदगी की तकलीफें, नेगेटिविटीज, डिप्रेशन एक तरफ करके थोड़े से सकारात्मक सोच लाएं। उसी सोच को सोचते हुए मेरी ये कहानी है आज की। खैर, मैं नाम नहीं दूंगी कहानी को। हो सकता है कहानी खत्म होते होते हम खुद ही एक नाम दे दें उसे, या आप सब उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि ये जो 10-15 मिनट आप मेरे साथ हैं, आप सब भूल जाएं कि आप
किस महामारी के दौरान में हैं, किस पैंडेमिक को हम लोग झेल रहे हैं, उसको साइड कर दें। किसी का नुकसान हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ क्षणों के लिए हम खुशी देना चाहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी। एक चीज और है कि मेरी ये कहानियां वो नहीं है एक था राजा एक थी रानी, क्योंकि उनका अंत होता था दोनों मर गए, खत्म कहानी। मेरी कहानी होती है एक है राजा एक है रानी, दोनों मिल गए, शुरू कहानी। तो आइए आज हम कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की एक लोकेलिटी, दिल्ली 110099, यानी कि दिल्ली 99 की एक लोकेलिटी, लक्ष्मी नगर की गली नंबर 15, और मकान यानी कि फ्लैट यानी कि 3 BHK फ्लैट नंबर 13/14 से। इस टाइम में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, मुझे लगा मैं ये अपनी कहानी सबको सुना ही दूं। एक्चुअली ये मेरी कहानी है। तो इस फ्लैट में आज एक जबरदस्त हंगामा हो रहा है, और हैरानी की बात यह है कि उस हंगामे का मैं फोकल पॉइंट हूं, पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं बोल भी नहीं रही हूं, बोल नहीं सकती। और बाकी रहा कि क्या वजह है। वजह पीछे से आ रही है, लॉकडाउन शुरू होने के पहले से आ रही है, और वो है मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना। इस टाइम के पहले पापा कहीं गए थे, किसी लड़के को पसंद भी कर आए। वाओ, मुझे नहीं पता कौन है, बट पसंद हो गया। उन्हीं के घर से आज फोन आया और एक लंबी फेहरिस्त आ गई उनकी डिमांड्स की। हर तरह की डिमांड, पैसा, सोना, जेवर, बारात, कपड़ा लत्ता, मोटर बाइक, गाड़ी, शगुन, हर चीज की, यानी कि एक लाखों का पैकेज था ये। और उस पैकेज की मेन पार्टिसिपेंट मैं कहीं भी नहीं थी। और हंगामा इसलिए हो रहा था कि पापा ये सब नहीं दे सकते। देना भी क्यों है, उन्हें लगता है उनकी बेटी तो पढ़ी लिखी है, क्यों दे वो इतना, और इतना दे भी नहीं सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, जिम्मेवार हूं, मुझे जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि मैंने क्यों इतनी पढ़ाई करी कि आज कोई भी लड़का मुझसे शादी करने को राजी नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल हम उसे ये ढेरों सामान दें, ये लाखों का गिफ्ट दें उसे, क्योंकि मैं एक यूजलेस लड़की हूं। पढ़ लिख के क्या कमा लिया मैंने, मैं तो नौकरी भी नहीं करती। आज नौकरी करती तो शायद 10 लड़कों की लाइन घर पे लगी होती। खैर, मुझे तो बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता कभी। हमारे घरों में ऐसे ही होता है, शादी तक लड़की को बोलने नहीं दिया जाता, और शादी के बाद सिर्फ वही बोलती है और कोई सुनता नहीं है। खैर, इसमें भी पापा बहुत नाराज थे। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे तुम क्यों पैदा हुई हमारे घर में, कोई लड़का होता तो आज हम भी एक लंबी लिस्ट लेके दान दहेज लेके आते। अरे मम्मी आप भी, पर मैं ये कह नहीं पाई। अंदर कह रही थी कि मम्मी आप भी ऐसे ही करते। खैर, डैडी के ही नहीं, इवन मेरा भाई लगातार मुझे कोच रहा था। उसे लगता था कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी उसका रास्ता नहीं खुलेगा। और उसकी गर्लफ्रेंड उसे हर दूसरे दिन तंग करती थी, शादी करो शादी करो। और पापा कहते थे जब तक बहन नहीं जाएगी तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। खैर, इतने ताने सुन के तौबा मेरी, मैं कमरे से बाहर बालकनी में आ गई, और वहां पे अपनी रखी हुई एक छोटी सी कुर्सी, जो मेरी फेवरेट चेयर है, उस पे बैठ गई। 2 मिनट बैठी और फिर जो मेरा रोना शुरू हुआ, तौबा, मैं खूब जोर जोर से रोई, भै भै करके रोई।
पूरी आवाज गले की निकाल के रोई, पर घर के अंदर किसी को नहीं पता लगा, क्योंकि वो तो अपने रोने में बिजी थे। हाँ, आई एम सॉरी, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था। एनीवे, मेरा रोना किसी को नहीं सुन रहा था घर में, लेकिन गली के पार, जहां खूब सारी बिजली की तारें बहुत थी, फासले बहुत कम थे। हमारी गली ऐसी थी कि जिसमें हर कोई हर किसी की हर बात सुनने को तैयार रहता था। इतनी नजदीक नजदीक मकान थे, और ये मकान जो बिल्कुल मेरे घर के सामने था, उसकी बैल्कनी से कोई ऐसे ऐसे करके तारों के बीच में से देखने की कोशिश कर रहा था। अरे, मैं अपने लिए रो रही हूं, तुम कैसे मुझे घूरोगे? और मैंने उसको ऐसे एक मुक्का दिखाया। ये देख के झट से जो भी था वो कमरे में वापस घुस गया। खैर, उस दिन मैं अपना रोना धोना करके निकल ली, वापस कमरे में आ गई, फिर जिंदगी चल पड़ी। नाया हुआ था, क्योंकि लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, हम अपने दोस्तों सहेलियों से मिल नहीं पा रहे थे। पापा की रोजी रोटी पे एक एक अंकुश लगा हुआ था, उनका बिजनेस रुका हुआ था। अब ऐसे में झगड़े होना बहुत कॉमन सी चीज थी। और हमारे घर में तो एक बहुत बढ़िया इशू भी था, मेरी शादी। उसको लेके कोई भी कभी भी झगड़ा शुरू कर सकता था। वेल, एनीवे, कुछ दिन बीते और फिर एक ऐसा ही इशू हुआ जो हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया था। वो हमारे घर का शुद्ध खालिस घी की तरह अपना बनाया हुआ इशू था। मेरा भाई, उसने इसी बात को फिर पकड़ा कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरी शादी रुकी हुई है, मेरी बाइक रुकी हुई है। इस बात को लेके मुझसे झगड़ा, और कितने ताने मुझे सुनाए उसकी बहन होने के नाते, और वो भी एक यूजलेस बहन होने के नाते, जो अपने लिए एक लड़का नहीं ला पाई। बार बार कह रहा था, अरे कॉलेज में क्या पढ़ी हो तुम, एक लड़का तो ले आती। और मैं बार बार उसे याद दिला रही थी कि मैं तो भैया एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं कहाँ से लड़का ढूंढ के लाती। पर कौन सुनता है। और उस दिन फिर हम बाहर गए, उसी अपनी फेवरेट कुर्सी पे बैठ के, और फिर खूब रोई। और थोड़ी देर में ऐसे से जब मैंने मुंह उठा के देखा, तो सामने की बैल्कनी में फिर कोई खड़ा था। आज मैंने रोना रोक के खूब जोर से कहा, अरे क्यों भाई, तुम रोज रोज मेरे को ऐसे क्यों घूरते हो? तो वो जो सामने खड़ा था वो हंसने लगा, बोला, रोज रोज कोई ऐसे भी रोता है? कितना रोती हो तुम, अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और मैंने कहा, मुझे सुन नहीं रहा। ये सुन के उसको सुन गया, सुन मुझे भी रहा था, मैं सिर्फ उसे टालना चाहती थी। इसलिए मैंने कहा कि मुझे सुन नहीं रहा। वो अंदर गया, एक फट्टी लेके आया, और उस पे अपना मोबाइल नंबर उसने हवा में हिला के मुझे दिखाया। और मैंने भी झट से वो नंबर डाला अपने फोन में, ये सोच के कि आज इसकी खूब धुनाई करनी है। मैंने फोन किया और दमादम उसे डांटा कि तुम हो कौन, क्यों मेरे रोने को देख के तुम हंसते हो? मैं रोऊं मरूं जीऊं हंसूं, तुम कौन होते हो? तो वो हंसने लगा, बोला कि मैं तो कोई भी नहीं हूं, सिर्फ एक पड़ोसी के नाते मैंने देखा और थोड़ा इंक्विजिटिव हो गया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। देखो, तुम जिस वजह से भी रोती हो तुम मुझे बता सकती हो। मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि तुम रो रही हो, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम हर बात पे रोती हो। अरे भाई, कोई बात हंसने की भी तो होती है। ये सुन के मुझे सच में हंसी आ गई। मेरे को हंसता देख वो भी हंस पड़ा।
और उस दिन क्योंकि किसी ने इतने धैर्य धैर्य से मेरी प्रॉब्लम पूछी थी, तो मैंने उसे सारी कहानी अपनी शादी ना होने की, दहेज मांगने की, लड़कों की डिमांड्स की पूरी कहानी उसको सुना दी। और उसे सुन के वो खूब हंसा, बोला अरे इस काम के लिए तुम्हारे यहाँ झगड़ा होता है और तुम रोती हो? रोगी ना तो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। किसी ने पसंद भी करना हुआ तो नहीं करेगा पसंद। रोया मत करो। तुम चाहो तो आई एम फ्री, आप मैं घर पे ही होता हूँ आजकल, तुम कभी भी मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़े हीरो वाले अंदाज में पूछा। तो हमने भी बड़ा इतराते हुए कहा, ललिता। ललिता? लल्ली, लल्ली होगा तुम्हारा नाम। नहीं नहीं, लल्ली नहीं है, हमारा नाम ललिता है। ओ, मेरे को लगता है तुम जितना रोती हो, बार बार आंसू और नाक बहाती हो, तुम्हें तो लल्ली ही कहना चाहिए। भाई मैं तो तुम्हें लल्ली कहूंगा। ठीक है, जो मर्जी कहना, पर ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तुम जो मेरे इतने हिमायती बने हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला मेरा नाम है सुनील। ओ सुन्नी? नहीं नहीं, सुनील। अरे हमने देखा है तुम्हारे दोस्त नीचे से आवाजें मारते हैं, सुन्नी ओ सुन्नी, नीचे आना, बाइक की चाबी लाना, कपड़े ले जाओ, खाना पकाना, ये वो फलाना फलाना, सुन्नी सुन्नी सुन्नी। यही है तुम्हारा नाम। तुम हमें अगर लल्ली कहोगे तो हम तुम्हें सुन्नी कहेंगे। और अपने इस अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन पे हम दोनों फिर हंस लिए। मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने टेंस माहौल में मैं मैं जो कभी हंस नहीं पाती थी, आज हंस रही थी। भाई वाह, ऐसे लॉकडाउन तो और होने चाहिए, हंसने के मौके तो मिलेंगे। खैर उस दिन जो हमारी दोस्ती हुई, लड़ते लड़ते वो धीरे धीरे गहरी होती गई। अब हमारी गहराई ये थी कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और वो सामने रहते थे और बीच में गली थी। बस यही हमारी गहराई थी। फोन मेरे पास था, फोन उसके पास था, और हम फोन पे शाम को बैठ के बात करते थे। पर अचानक एक दिन मैंने देखा वो आया ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अरे हफ्ता निकल गया। कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? ये सोचते ही मेरी तो आंखों से पानी बहने लग गया। रोने की तो आदत थी मुझे, और एक मौका मिला नहीं कि आंखें फिर शुरू। जब वो 8वें दिन आया, दरवाजा खुला, तो मैंने फोन पे उसे खूब लताड़ा, खूब डांटा कि तुम ऐसे कैसे गायब हो गए मुझे बताए बिना। मैं सोचती रही तुम हॉस्पिटल में हो। अरे डर के मारे मैं सो नहीं पाई। उसने कहा लल्ली लल्ली प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरे घर में इंटरनेट की लाइन नहीं आ रही थी। वर्क फ्रॉम होम है आजकल, तो मैं किसी और जगह जाके किसी दोस्त के घर बैठ के अपना काम करता था। बस। ओह, कितना मुझे सुकून मिला था उस दिन ये जान के कि उसे कुछ नहीं हुआ। और किस्मत देखिए, मैं जैसे ही घर में अंदर घुसी, पैर में फिसल गई और पैर में मेरे मोच आ गई। इतनी बुरी मोच आई कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई। और अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन हो गए थे। उसके फोन आ रहे थे और मैं उठा नहीं पा रही थी क्योंकि पूरा घर आसपास होता था, और मैं उसे बता नहीं पा रही थी। मैं समझ रही थी वो परेशान है। 10 दिन के बाद धीरे धीरे चल के शाम में मैं बाहर निकली, उसी कुर्सी पे बैठी तो वो झट से बैल्कनी पे आया, और फोन पे उसने उसी हक से, उतने ही जोर से, उतनी इंटेंसिटी आवाज में लाके मुझे डांटा
कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम मुझे बता नहीं सकती थी? पैर में मोच है। अरे पैर में मोच थी, जबान तो चलती थी, क्यों नहीं बोली? ये वो फलाना ढिमकाना, ढै 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 ढै, उसकी गोलियां चलती रही मेरे पे। और मैं बड़ी खुश थी। हाय कितना ख्याल रखता है ये लड़का। मैं 10 दिन नहीं दिखी तो देखो कितनी बुरी हालत हो गई। हे भगवान, ऐसी प्रॉब्लम्स तो अक्सर दो ना कि पूरा शहर बंद हो और मैं इससे बैठ के बतियाऊं। खैर उस दिन हम दोनों को पता लग गया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं चल पाएंगे। खैर खरामा खरामा वक्त जा रहा था, हमारी फोन की मुलाकातें चल रही थी और फिर एक दिन वो अनाउंसमेंट आई कि अब अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। अरे वाह! उसी दिन शाम को सुन्नी ने फोन पे कहा, आओ बाहर, तुम्हें कोक पिलाता हूं मैं। हम कभी गए नहीं, किसी डेट पे नहीं गए और जा भी नहीं पाएंगे, तुम आओ ना। वो कोने वाली दुकान खुलने लग गई है आज से। आओ अभी, मैं कोक पिलाऊंगा, ट्रीट मेरी तरफ से। मैं भी लालच को दबा नहीं पाई और कुछ इधर उधर का टेढ़ा मेढ़ा बहाना बोल के निकल ली। वहां पहुंची और वाह, क्या स्वर्गिक आनंद मिला। ऐसी अनुभूति शायद पहले कभी नहीं हुई थी। एक कोक में हम 2 स्ट्रॉ लगा के दोनों पी रहे थे। अरे वाह! इतना रोमांटिक कोक तो मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं देखा था। अभी हम उस स्वर्गिक आनंद की चरम सीमा पे पहुंचे ही थे कि किसी ने आवाज लगाई, लल्ली, ओ लल्ली, तुम यहां बैठी हो? हे भगवान, ये लल्ली बुलाने वाला यहां भी आ गया। मुड़ के देखा तो मेरा भाई था। अजी उसकी तो आज लॉटरी निकली थी, क्योंकि उसने मुझे रंगे हाथों एक बोतल में 2 स्ट्रॉ लगा के एक लड़के के साथ पीते हुए देखा था। वो आया दंदनाता हुआ, मेरा हाथ पकड़ के खींच के चल पड़ा, चलो घर चलो, आज तो मैं पापा से तुम्हारी पिटाई लगवाऊंगा। वो मुझे खींचा और मैं पीछे पीछे सुन्नी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ खींचती हुई ले गई। सारे रास्ते में, पूरे मोहल्ले में हर कोई देख रहा था कि ये क्या नजारा हो रहा है। आफ्टर ऑल, एक लड़का अपनी बहन को खींच रहा है, बहन एक लड़के को खींच रही है। हो क्या रहा है? और वो जोर जोर से मुझे डांट रहा था, गालियां बक रहा था और कैसी खींचातानी में एक तो पूरे मोहल्ले को बिना मांगे एक फिल्म दिखाई गई हम दोनों के प्यार की, और दूसरा हमें पकड़ के भाई सीधा घर ले आया। और सबसे बड़ी कंप्लेंट उसकी थी, देखो पापा घर में झूठ बोल के बाहर गई और ये लड़का जो सामने की बालकनी में रहता है एक बोतल में दोनों स्ट्रॉ डाल के पी रहे थे। पापा देखो तो सही। और पापा, उनका भी गुस्सा बस आज सब हदें पार कर गया था। वो बोले, अरे ये क्या किया तुमने? एक तो वैसे ही तुम्हें कोई नहीं पसंद करता, करोड़ों रुपया लेके भी लोग तुम्हें नहीं लेके जाते। तुम मोटी सी भद्दी सी छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी लड़की, ना अंग्रेजी आती है तुम्हें, ना तुम किसी कंपनी में ढंग से बैठ सकती हो, बीएड करी पर नौकरी नहीं करी। अरे तुमने ये क्या कर दिया? इतना इसीलिए पढ़ाया था तुम्हें? हे भगवान, कितना बोलते हैं। मेरी आत्मा ने कहा, कान पे हाथ रख लो, जाने क्या क्या सुनाएंगे। मम्मी भी बोली, ऐसे ही बोली कि इससे तो नास पीटी तुम ना आती हमारे घर में, मुंह काला करा दिया, सारे मोहल्ले ने देखा तुम्हें इस लड़के के साथ। भाई भी बोला, सब बोल रहे थे तो वो क्यों चुप रहता। फाइनली जब आधा घंटा हो गया इस नाटक को, तो सुन्नी ने कहा, शांत, गदाधारी भीम शांत, अब आप मेरी सुनिए। पापा बोले, क्यों सुने हम तुम्हारी?
तुमने हमारी लड़की को बाहर ले जाने की हिम्मत कैसे की? अरे अब इससे शादी कौन करेगा? मैं किसके गले बांधूंगा? पहले ही पता नहीं लाखों का खर्चा बताते हैं लोग, अब तो वो इसको लेके ही नहीं जाएगा। हम दान दहेज देंगे तो भी नहीं लेके जाएगा। सुन्नी ने कहा, प्लीज प्लीज अंकल जी, मेरी बात तो सुनिए। अब वो जोर से बोला कि आप मेरी बात सुने या मैं आपकी बेटी का हाथ पकड़ के ले जाऊं वापस वहीं। कोक आदि छोड़ के आए हैं, एक तो इतनी महंगी दी उसने और आपके बेटे ने वो कोक भी बर्बाद करा दी। ये लो। सुन्नी बोला, देखिए पापा जी, अंकल जी, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं आपकी बेटी ललिता को प्रेम करता हूं। आप घबराइए नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं और महीने के 70-80 हजार अच्छे से कमाता हूं। बोलिए, मैं कोई दान दक्षिणा नहीं लूंगा, कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई बारात नहीं आएगी, कोई खर्चा, कोई टीम टाम कुछ नहीं होगा। मंजूर है? जैसे ही अनलॉकिंग प्रक्रिया थोड़ी और आगे चलेगी, हम कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। ऐसी ही चुप्पी हो गई थी। कमरे में कोई नहीं बोला। 3 मेरे परिवार के, मैं और सुन्नी, हम 5 लोग चुप। मैंने सोचा शायद पापा ये सोच रहे होंगे, ये अच्छा लड़का है, इसलिए नहीं कि इंजीनियर है, इसलिए कि ये कोई दहेज वहेज नहीं लेगा, सब काम सस्ते में हो जाएगा। आजकल तो बारात वैसे ही नहीं लाने दे रहे, लोगों को इकट्ठा होने में भी मनाही है, तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा, बढ़िया। और वो एकदम से जैसे पस्त होके सोफे पे बैठ गए। मम्मी भी धड़ाम से सोफे पे बैठी और शायद वो सोच रही थी कि अरे अच्छा है, जैसी भी है मेरी बेटी आड़ी तिरछी, इसके संग चली जाएगी तो हम भी अपनी बिरादरी में कुछ नाक ऊंचा करके कहेंगे हमारा जमाई इंजीनियर है, किसी और की लड़की इंजीनियर से नहीं ब्याही गई। और भाई मेरा जो थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठा था, शायद वो सोच रहा था, अच्छा है लल्ली की शादी हो रही है, अब मेरा रास्ता खुलेगा, अब तो एक पैसा नहीं खर्च होना, तो मोटर बाइक क्या, मैं तो नया आईफोन लेके मानूंगा, इससे कम में मैं नहीं डरूंगा। और शायद मैं और सुन्नी भी कुछ सोच रहे थे। हम एक दूसरे की ओर देखे और मुस्कुरा दिए कि इतनी नेगेटिविटी में, इतने भयानक एनवायरनमेंट में जहां हर कोई दहशत में जी रहा था, हमने अपने हिस्से की खुशी का मोमेंट पा लिया। और फिर 1 हफ्ते बाद हमारी कोर्ट में शादी हो गई एंड वी लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। इस कहानी का अंत भला सो अंत भला, ये मैं इसलिए कह रही हूं कि कोविड की, कोरोना की कितनी तकलीफें हम सब ने झेली हैं। ऐसे में अगर हम ये छोटे छोटे मोमेंट्स कहीं कहीं से चुरा लें तो मुश्किलें सहना थोड़ा आसान हो जाएगा ना। यही सोच के यही सोच के मैंने ये कहानी आपको सुनाई है। तो प्लीज आप भी खुश हों, खुश रहें, और जब उदास हो तो मेरी एक कहानी, जिसे मैं बहुत प्यार से कहती हूँ, कोविड-19 अ लव स्टोरी, इसे याद करिएगा। खुश रहिए, सेफ रहिए, और मैं इतने सारे लोग जो आए हैं इन सब का शुक्रिया करती हूँ। Femi, it's so nice you could join me. I'm really so happy. Femi मेरी एक स्टूडेंट रही है और आज देखिए वो अपनी ही मैम को
इस तरह की एक्टिंग करते देख रही है। और मैं सोचती हूँ शायद मैंने कहीं ना कहीं किसी को तो कुछ खुशी दी होगी, 1 मिनट के लिए, एक पल के लिए। और मुझे जो खुशी मिली है उसका कोई अंदाजा नहीं है। नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह के माहौल में मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फुर्सत सही मायने में मैं चाहती हूँ फुर्सत बन जाए। आप जो वक्त हमारे साथ बिताएं वो क्रिएटिव हो, वो हैप्पी मोमेंट्स हो, खुशियां हो सबके साथ। नमस्कार वीना जी, आप तनिक लेट आई लेकिन कोई बात नहीं, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहानी मैंने अभी अभी जो सुनाई है ये कोविड-19 की पॉजिटिविटी ग्रैब करने पे है। और जैसा मैं कह रही हूं कि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोरोना से लड़ तो रहे हैं हम, सबको अपने अपने हिस्से का दुख दर्द झेलना ही है। जो हमारे माथे पे खुदा ने लिख दिया वो तो हमें झेलना ही है, लेकिन उस वक्त को थोड़ा सा खुशनुमा मनाने के लिए आप खुश रहें। जैसे हमारे बैल्कनी टू बैल्कनी वाले लवर्स ने छोटे छोटे मोमेंट्स निकाले, फोन पे बात करना, एक दूसरे के पेट नेम्स रखना, या एक बॉटल में 2 स्ट्रॉ लगा के कोक पीना, ऐसे मोमेंट्स आप भी चुराएं, बहुत अच्छा लगेगा। सच में बहुत मजा आता है। और मैं सोचती हूँ ये कहानी क्यों है, ऐसी लल्ली तो बहुत होंगी इस समय। आप में से बहुत से लोग होंगे जो सुन्नी होंगे, सुन्नी यानी कि सुनील होंगे, लल्ली यानी कि ललिता होंगी। खुशियां फैलाइए और बचे रहें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। रश्मि, आई एम अगेन ग्रेटफुल टू यू, आप आई। विनीता, आप भी आई, शुक्रिया बहुत बहुत। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो। और दीपक जी, आपने भी कहानी सुनी, ये दीपक चौरसिया अयोध्या वाले हैं। आजकल बहुत हंगामे हो रहे हैं आपके शहर में। चलिए, तो मैं अब आपसे विदा चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ जल्दी ही फिर कोई ऐसी कहानी लेके आप सबको खुशियों के, रिलैक्सेशन के, फुर्सत के पल देने के लिए हम आएंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।